हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको पता है हम पढ़ रहे हैं होम मैनेजमेंट। आज हम देखेंगे होम मैनेजमेंट में ये टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो है समय। समय हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम सभी को सिर्फ एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, किसी को 25 घंटे तो मिलते नहीं हैं। तो कोई इनका सही उपयोग करके 24 घंटे को अपने बहुत अच्छे कार्य कर लेता है। अब कोई ऐसे ही सो के या कहीं घूम फिर के बस ऐसे ही बर्बाद कर देता है। तो वैसे भी एक पुअर रिचर्ड नाम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि अगर तुम अपने जीवन से प्यार करते हो, अगर तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है, तो तुम अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ। क्योंकि अगर यही एक समय ही ऐसा है जो आपके जीवन का निर्माण करता है। आप अपने जीवन को जितना समय देंगे, आपका जीवन उतना बेहतर बनता चला जाता है। ठीक? तो मतलब हम सभी के जीवन में समय की बहुत माँग होती है, क्योंकि समय पे ही सब कुछ निर्भर करता है कि हम क्या कार्य करेंगे, क्या कार्य नहीं करेंगे। हम अच्छा कार्य करेंगे या बुरा कार्य करेंगे, हम अपना समय बर्बाद करेंगे या उसका सदुपयोग करेंगे, ये हम पे निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं ये टाइम मैनेजमेंट है क्या, ठीक? तो टाइम मैनेजमेंट का बेसिकली अर्थ क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा काम करना। मतलब आपके पास टाइम कम है और काम आपको ज़्यादा करना है, ये होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। अब लेकिन काम हम भले ही ज़्यादा कर लें, समय कम अपना समय बचाएँ, समय कम लगाएँ, लेकिन कार्य को गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण कार्य होना ही तभी टाइम मैनेजमेंट होगा। ऐसा नहीं कि आपने कार्य को कुछ भी उल्टा-सीधा कार्य कर दिया और उसमें कोई गुणवत्ता है ही नहीं, कोई क्वालिटी है ही नहीं, तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कोई गृहिणी है वो 50 रोटी को कितने देर में 2 घंटे में बनाती है। 2 हावर्स में वो 50 रोटी बनाती है। लेकिन उसने अपना टाइम को मैनेज किया, उसने अपने टाइम को मैनेज किया और वो 50 रोटी को अब सिर्फ़ आधे घंटे में मतलब कि 30 मिनट में बनाती है। तो ये होता है उसका टाइम मैनेजमेंट। लेकिन क्या होता है, अगर उसने रोटी ऐसी-ऐसी मतलब ऐसी तो नहीं बनाता है कोई, लेकिन फिर भी ऐसे रोटी बना दिया या तिरछी मतलब किसी प्रकार से रोटी बना दिया। अगर उसकी रोटी गोल नहीं है, कच्ची है, कहीं मोटी है, कहीं पतली है, तो ये उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। मतलब कि उसने फिर भी अपना समय बर्बाद कर दिया। ना तो उसका कार्य सही से हुआ, ना ही उसके समय का सही उपयोग हुआ। अगला है हमारा उद्देश्यपूर्ण कार्य। मतलब आपका कार्य जो होना चाहिए वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थापन। मतलब आपको पहला कार्य कैसे करना है, मतलब पहला कार्य का मतलब ये कि आपको जैसे आपके पास बहुत सारे कार्य हैं, तो आपको उसमें से पहले कौन-सा कार्य करना है। मान लीजिए आप एक गृहिणी हैं, आपको घर की साफ-सफाई करना है, घर पे लोगों का ध्यान भी रखना है, आपके बच्चे हैं, बच्चे के स्कूल जाना है, तो आप क्या करेंगी? पहले साफ-सफाई तो करेंगी नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगी? बच्चों को स्कूल जाने के लिए उनको रेडी करेंगी, उनके लिए टिफ़िन वगैरह बनाएँगी। तो आपकी प्राथमिकता ये हो जाती है कि पहले कौन-सा कार्य करना है, कि पहले बच्चे को देखना है, पहले साफ-सफाई करना है। तो आप पहले प्राथमिकता देंगी बच्चे को, कि बच्चे को आप तैयार कर दें, बच्चा स्कूल चला जाए। आपके हस्बैंड ने मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, आपके हस्बैंड हैं, वो भी ऑफ़िस चले गए, फिर आप घर पे क्या करेंगी? आप घर की साफ-सफाई कर लेंगी। तो इस तरह से आपको जो है मतलब प्राथमिकता के आधार पर समय को मैनेज करना होता है, ठीक? अब अगला है हमारा समय व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन के 2 तरीके होते हैं। पहला एक होता है मापदंड या साधन जो होता है, और दूसरा होता है यंत्र। कि मतलब अब इसमें हम देख लेते हैं साधन क्या है और यंत्र क्या है। आपको मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बस वही उतना बता रही हूँ। तो आपको इसे नोट डाउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है इसमें। नहीं तो आप बुक लेके बैठ जाइए, पढ़ते रहिए। आपको पता है होम मैनेजमेंट की बुक कितनी मोटी है। अगर आप इसे पढ़ने बैठ जाएँगे तो ये आपका इतना जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन आप जो मैंने इसमें नोट करके आपको दिया है, अगर आप ये नोट डाउन कर लेते हैं और रिवीज़न करेंगे, तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ही बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं साधन क्या होता है। साधन में आ जाता है हमारा समय का महत्व या समय मूल्य। मतलब आपके लिए समय को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। वैसे भी समय ही इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, तो समय का महत्व हो जाता है। फिर आगे क्या है, समय मानक या कार्य इकाई। अब कार्य इकाई क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बस आपको याद रखना है साधन में क्या-क्या आता है। तो कार्य इकाई को जानने का उद्देश्य यही होता है कि जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, एक परिवार द्वारा किए गए कार्य की तुलना, मतलब जैसे 2 परिवार के कार्यों की तुलना की जाती है। समय
जो उन दोनों के कार्यों में समय जो लगा है उसकी तुलना की जाती है, लेकिन दोनों का जो है कार्य समान होना चाहिए। एक नहीं कि इसका एक का भारी काम है, एक का हल्का काम है, तो उसकी तुलना नहीं की जाएगी। बस ये क्या हो जाएगा कि जैसे 2 परिवारों के समय की तुलना की जाएगी, लेकिन कार्य समान होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। फिर कार्यवक्र क्या होता है? आपने देखा होगा, मतलब जैसे एक होता है कि एक मतलब सुबह कार्य कर रहे हैं आप, फिर कार्य आपका बढ़ता गया, फिर दोपहर के बाद धीरे-धीरे घटता चला जाता है। तो ये होता है आपका कार्यवक्र हो जाता है। कार्यक्रम, कार्यक्रम का मतलब क्या हो जाता है कि आपने कार्य को क्रम से किया है। आपको जो कार्य करना था आपने पहले एक क्रम बना ली, एक मतलब मुझे पहले कौन-सा कार्य करना है, ये जो आपको प्राथमिकता बताई गई भी प्राथमिकता के आधार पर, तो वही हो गया कि क्रम वाइज़ आपने कार्य को किया था। समय दर्शन क्या हो जाता है? समय दर्शन मतलब कि आपको अपने समय को देखना है कि आपने किस हिसाब से अपने समय को, आपको अपने समय की का ज्ञान होना चाहिए, आपके समय का महत्व होना चाहिए कि हमें अपने समय को कहाँ-कहाँ लगाना है। समय संतुलन, समय संतुलन में क्या आ जाता है? समय संतुलन में आ जाता है आपका विश्राम, कार्य, विश्राम व नींद, मनोरंजन, ये आपके 3 आ जाते हैं। कार्य आ जाता है कि कार्य संतुलन में आपको कार्य किसी कब-कब करना है, कैसे करना है, फिर कार्य तो आप करेंगे ही करेंगे, फिर साथ में क्या करेंगे? विश्राम करना है आपको, विश्राम व नींद। अब विश्राम का क्या मतलब होता है? विश्राम का मतलब ये हो जाता है कि आप मतलब अगर आप कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, भारी काम कर रहे हैं, आप उससे थक चुके हैं, तो आप एक थोड़ा हल्का वाला कार्य कर लीजिए। विश्राम का मतलब ये नहीं है कि आप सो जाइए, इसका एक ये मतलब नहीं हो जाता है कि आपको सो जाना है, ठीक? फिर मनोरंजन, आपको बीच-बीच में मनोरंजन भी करना चाहिए। आप कोई अब मनोरंजन के लिए आप क्या कर सकती हैं? आप मनोरंजन के लिए टीवी देख सकती हैं, न्यूज़पेपर देख सकती हैं या अपने मनपसंद कोई कार्य कर सकती हैं, जो कार्य करने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, ठीक? तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया था ये समय संतुलन में कि ये कार्य, विश्राम और मनोरंजन का अनुपात क्या होना चाहिए? तो अनुपात क्या होना चाहिए? 8:8:8 होना चाहिए, ठीक? ये आपको अनुपात याद रखना है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अब हम देख लेते हैं यंत्र क्या होता है? यंत्र क्या होता है? तो यंत्र होता है पीक लोड, इसमें 3 आ जाते हैं, पीक लोड, कार्यवक, विश्राम। तो पीक लोड क्या होता है? आपने देखा होगा कि कभी-कभी हर परिवार का पीक लोड अलग-अलग हो जाता है। मान लेते हैं किसी परिवार का कि कोई गृहिणी है, उसके हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं और परिवार में और सभी लोग देखभाल करने के लिए हैं। कोई वृद्ध व्यक्ति है या कुछ भी और भी परिवार के सदस्य बड़े हैं, परिवार के लोग ज़्यादा हैं और आपका एक संयुक्त परिवार है, तो उसमें आपको क्या करना है, सुबह-सुबह मान लेते हैं आपके पति को ऑफ़िस जाना है या आपको भी कुछ काम करती हैं, आपको काम करने के लिए बाहर जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो क्या होता है कि सुबह-सुबह ही आप पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है कि आपको बच्चों को भी तैयार करना है, हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन वग़ैरह तैयार करना है, आपको खुद भी तैयार होना है, जो घर में वृद्ध लोग हैं, उनकी भी देखभाल करना है। तो है ये हर परिवार का अपना अलग-अलग हो जाता है, किसी के यहाँ सुबह ये लोड हो जाता है, किसी के यहाँ शाम को ये लोड हो जाता है। तो ये क्या होता है कि हर हर परिवार में इस लोड को कैसे कम किया जा सकता है? कार्यों का विभाजन करके। मान लेते हैं कोई बड़ा परिवार है और उसमें कार्य बहुत ज़्यादा है, तो अगर थोड़ा-थोड़ा कार्य हर कोई कर लेगा, तो ये कार्य का भार बढ़ जाएगा। तो यही हो जाता है पीक लोड। और कार्यवक्र क्या होता है? कार्यवक्र होता है कि जैसे आप किसी कार्य को कर रहे हैं और एक समय ऐसा आ जाता है, जैसे आप सुबह से तो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे-जैसे दोपहर होती है, शाम होती जाती है, आपकी एनर्जी कम होती जाती है, तो वो हो जाता है आपका कार्यवक्र। कार्यवक्र आपका कुछ ऐसे बनता है, मान लेते हैं कि आप सुबह एनर्जी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, उसके बाद एक समय आएगा आपको ऐसे धीरे-धीरे फिर ये डाउन होने लगेगा, कैसे? ऐसे, फिर आपका जो है कार्य वो डाउन हो मतलब ऐसे एनर्जी ऐसे चल रही थी सुबह से, फिर ऐसे दोपहर में डाउन होती चली गई, फिर शाम तक आप एकदम डाउन हो जाते हैं। तो ये हो जाता है आपका कार्यवक्र। फिर आ जाता है विश्राम। विश्राम काल का क्या अर्थ होता है? विश्राम काल का अर्थ वही होता है कि आपको तनाव मुक्ति मतलब तनाव से मुक्ति हो जाना है कि तनावपूर्ण कार्य नहीं करना है। आपको तनाव में नहीं रहना है। आप कोई भारी कार्य कर रहे हैं, तो आप या तो थोड़ी देर के लिए कार्य को बंद कर दीजिए या कार्य को मतलब कार्य में बदलाव कर दीजिए। आप कार्य को कोई छोटा-मोटा कार्य करने लगिए या मान लेते हैं आप ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा थक गए हैं, तो बिल्कुल हल्का वाला कार्य कर लीजिए, ये आपका हो जाता है विश्राम, ठीक?
आपको यहाँ से कुछ और नोट डाउन करना है। जैसे आपसे पूछा गया है कि 40 मिनट पढ़कर कितने मिनट का आराम करना चाहिए? 2 मिनट। 40 मिनट पढ़कर मतलब कि क्या होगा, मानसिक कार्य करके 40 मिनट अगर आप पढ़ रहे हैं या 40 मिनट मानसिक कार्य कर रहे हैं तो आपको कितने मिनट का आराम चाहिए? 2 मिनट का आराम चाहिए। अत्यधिक क्रियाशील होने पर कितना चाहिए? 57% का आराम चाहिए और मध्य क्रियाशील होने पर 16% का आराम चाहिए। तो ये आपको 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक? तो ये है हमारा टाइम मैनेजमेंट। ये था हमारा टाइम मैनेजमेंट। हमें इसमें क्या याद रखना है? इसमें हमें सिर्फ़ यही इतना याद करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? तो टाइम मैनेजमेंट में कम समय और ज़्यादा कार्य होता है। समय आपका कम लगना चाहिए और कार्य आपका ज़्यादा होना चाहिए। कार्य में गुणवत्ता होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण कार्य होना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर हमें कार्य करना चाहिए, ठीक? फिर आ जाता है इसके साधन और मापदंड। आपको ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि साधन में क्या आता है, मापदंड में क्या आता है। तो साधन में क्या आ जाता है आपका, समय का महत्व आ जाता है, समय की इकाई आ जाता है या कार्य की इकाई आ जाता है, कार्यवक्र आ जाता है, समय दर्शन आ जाता है, कार्यक्रम आ जाता है, समय संतुलन। और समय संतुलन में आपको क्या याद रखना है कि कार्य, विश्राम और मनोरंजन का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात क्या है? 8:8 होता है। आपसे पूछा गया है पीक लोड क्या होता है? तो पीक लोड होता है जब गृहिणी के ऊपर या किसी के भी ऊपर कार्यभार अत्यधिक हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका कार्यवक्र हो जाता है। फिर कार्य वो आपका पीक लोड हो जाता है। फिर कार्यवक्र क्या होता है कि जब व्यक्ति सुबह से मान लेते हैं आराम से मतलब सुबह से उसके पास एनर्जी है, काफ़ी एनर्जी है, दोपहर तक चलते-चलते उसकी एनर्जी डाउन होने लगती है, शाम तक उसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। वो क्या हो जाता है? आपका कार्यवक्र हो जाता है कि मतलब सुबह आदमी बहुत एनर्जी में रहता है लेकिन शाम तक या दोपहर होते-होते उसकी एनर्जी कम होने लगती है, वही हो जाता है आपका कार्यवक्र हो जाता है। विश्राम क्या होता है कि एक कठिन कार्य करने के बाद सरल कार्य करना, वही क्या हो जाता है कि वही हो जाता है आपका कार्यवक्त, ना कि कार्य को बंद सॉरी वो हो जाता है आपका विश्राम, ना कि आपको कार्य बंद करना है बल्कि कार्य को हल्का कर देना है, ये हो जाता है आपका विश्राम। अब हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं एनर्जी मैनेजमेंट, शक्ति व्यवस्थापन क्या होता है? इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसका भी एक हो जाता है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? अगर आप जिस चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं, चाहे आप समय का मैनेजमेंट कर रहे हैं, चाहे आप टाइम का मैनेजमेंट कर रहे हैं, चाहे आप आगे पढ़ेंगे मनी मैनेजमेंट, तो उसमें जिस चीज़ का आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसका कम से कम प्रयोग करना और कार्य को अधिक से अधिक करना। तो वही इसमें भी है कि कम समय में अधिक कार्य करना, वही क्या हो जाता है आपका? वो हो जाता है आपका टाइम मैनेजमेंट वो आपका हो जाता है एनर्जी मैनेजमेंट हो जाता है। अब देखते हैं एनर्जी एफर्ट्स मतलब एनर्जी प्रयास मतलब शक्ति प्रयास क्या है? कौन-कौन से प्रयास किए जाते हैं? तो पहला हो जाता है हमारा मानसिक प्रयास। ये आपको 5 प्रयास याद करने हैं। कौन-कौन से? एक मानसिक प्रयास हो गया, शारीरिक प्रयास हो गया, चक्षु प्रयास हो गया, मोड़न प्रयास हो गया, पद प्रयास हो गया। तो आपको इसमें यही 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है क्या-क्या? यही पाँचों याद रखना है। अब देखते हैं मानसिक प्रयास क्या होता है? मतलब बुद्धि से कार्य करना। जैसे कि बुद्धि का प्रयोग करना, योजना बनाना, सोचना, याद करना, ये क्या हो जाते हैं आपका मानसिक प्रयास हो जाते हैं। मतलब जो आप मेंटली वर्क करते हैं वही आपका हो जाता है मानसिक प्रयास। अगला है शारीरिक प्रयास। शारीरिक प्रयास क्या होता है? जैसे घर के कार्य करना या किसी भी कार्य को जब आप शारीरिक तौर पर कार्य करते हैं तो वो हो जाता है आपका शारीरिक प्रयास, ठीक? अगला हो जाता है चक्षु प्रयास। चक्षु प्रयास में क्या होता है? देखना, खोजना मतलब कोई चीज़ खोज रहे हैं आप, तो ये क्या हो जाती है चक्षु प्रयास। आप चक्षु से अपने नेत्रों से प्रयास कर रहे हैं। मॉडर्न प्रयास में क्या आ जाता है? मॉडर्न प्रयास में आ जाता है झुकना। मतलब आप झुक के जब कोई कार्य करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका मॉडर्न प्रयास हो जाता है। और यहाँ से पद प्रयास मतलब चलना, दौड़ना, खड़े होना। जब आप पैरों के सहारे कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका? वो हो जाता है पद प्रयास। तो आपको यहाँ से ये पॉइंट याद रखने हैं और इसमें आपसे पूछा भी गया है एग्ज़ाम में कि झुकना कौन-सा प्रयास होता है? तो कौन-सा प्रयास होता है? वो होता है मॉडर्न प्रयास। आपसे पूछ लिया जाएगा कि खोजना कौन-सा प्रयास है? तो वो हो जाएगा चक्षु प्रयास। घरेलू कार्य करना कौन-सा प्रयास हो जाएगा? तो वो हो जाएगा शारीरिक प्रयास। और योजना बनाना, सोचना, याद करना, क्रिया का क्रियान्वयन करना, ये सब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मानसिक प्रयास। चलना, दौड़ना, खड़े होना, डांस करना, ये सब क्या हो जाएगा आपका? जब आप पैरों के सहारे कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका? वो हो जाता है आपका पद प्रयास हो जाता है, ठीक?
अब आ जाते हैं थकान। जब आपने कार्य किया है, आपकी शक्ति का मतलब आपने शक्ति का प्रयोग किया है, तो एक टाइम आएगा जब आप थक जाएँगे ना, तो जब आप थक जाएँगे तो क्या हो जाएगा, ये आराम की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो यही है, थकान को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आराम की ज़रूरत होगी। आपको पता है थकान कैसे हो जाती है? थकान, आप जब कार्य करते रहते हैं लगातार तो आपको थकान हो जाती है। लेकिन अब ये थकान कितने प्रकार की होती है? थकान भी 2 प्रकार की होती है, क्योंकि कार्य 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो थकान भी कितने प्रकार की होगी? थकान भी 2 प्रकार की होगी। कौन-सी? एक शारीरिक थकान हो जाती है और एक मनोवैज्ञानिक थकान हो जाती है। शारीरिक थकान क्या होती है? शारीरिक थकान होती है जब आप शारीरिक रूप से थक जाते हैं, वो हो जाता है आपका शारीरिक थकान हो जाता है। मतलब ये थकान होती ही क्यों है? जैसे आपके जो शरीर में ये ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज़ हो गया, ये सब जब मिल के इकट्ठा होते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड बनाते हैं। जब ये आपके शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तो जो है आपको थकान हो जाती है। लेकिन जब आप थोड़ी देर आराम करते हैं, तो यह इससे आराम मिलता है आपको, ठीक? लेकिन आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो आपके शरीर में थकान होती है, वो क्यों होती है? किसकी वजह से होती है? तो ये आपके लिए ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, लैक्टिक एसिड। एक नाम आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है कि लैक्टिक एसिड। तो आपको यहाँ से सिर्फ़ लैक्टिक एसिड याद रखना है। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक थकान क्या होता है? मनोवैज्ञानिक थकान 2 प्रकार का होता है। कौन-सा? एक नीरस थकान होता है और एक होता है कुंठाजन्य थकान। तो नीरस थकान क्या होता है? नीरस थकान वो होता है जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, एक ही तरह का कार्य रोज़ किए जा रहे हैं, रोज़ किए जा रहे हैं, रोज़ किए जा रहे हैं, आप ऊब जाते हैं उस चीज़ से, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका नीरस थकान। तो आपको क्या करना होता है? अपने कार्य में परिवर्तन करना होता है, ठीक? लेकिन एक होता है कुंठाजन्य थकान। कुंठाजन्य थकान वो होता है जब कोई कार्य आप किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। वो आपको हर कदम पे आपको असफलता ही मिलती है, तो वो हो जाता है कुंठाजन्य थकान, ठीक? तो इन दोनों में ऐसे ही लोग कहते हैं, मतलब हम ऐसे समझ लेते हैं कि नीरस थकान और कुंठाजन्य थकान सेम ही है, लेकिन ये सेम नहीं होता है। नीरस थकान वह होता है जब एक ही तरह का कार्य करते-करते हम बोर हो जाते हैं, तो वो होता है नीरस थकान। लेकिन कुंठाजन्य थकान वह होता है जब हम किसी कार्य को करते रहते हैं, लेकिन हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो वो हो जाता है हमारा कुंठाजन्य थकान। तो इसको दूर करने के उपाय क्या-क्या हो सकते हैं? कुंठाजन्य थकान को दूर करने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं? पहला, प्रेरणा की भूमिका, मतलब इसमें प्रेरणा की भूमिका है। अगर कोई व्यक्ति कुंठित हो गया है, तो आप उसको प्रेरित कीजिए, आप उसको प्रेरणा दीजिए कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। मतलब जैसे उद्योग में किए गए अध्ययनों में देखा गया है कि जो प्रेरणा के स्तर का सभी प्रकार की थकान से संबंध होता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्तर पे कार्य कर रहा है, तो वह कार्य में अरुचि रखता है, या जब प्रेरणा बहुत निम्न स्तर की होती है, तो बहुत जल्दी थकान लग जाती है। इसलिए आपका थकान भी अच्छा हो, मतलब आपकी प्रेरणा भी अच्छी होनी चाहिए, तो थकान दूर हो जाएगी। मतलब आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, टीजीटी, पीजीटी का आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, आपने कई बार एग्ज़ाम दिया, लेकिन आप सफल नहीं हुए। तो आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, डिमोटिवेट करे। अगर कह दे, अगर आप छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम मत करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप उस चीज़ को करने में आपका मन भी नहीं लगेगा। लेकिन वहीं कोई है, आपको अलग-अलग बता रहा है कि आपको इन बुकों को पढ़ो, इस चीज़ को ट्राई करो, आपका अगली बार हो जाएगा, आपने जो गलतियाँ की है उसको सुधारो। तो फिर ये सब आपको प्रेरणा देती हैं। तो वो ही होता है कि जो है थकान को दूर करने का पहला उपाय क्या हो जाता है? प्रेरणा, ठीक? अगला हो जाता है विश्राम काल। तो मतलब दिन के समय में कार्य के मध्य विश्राम करना, तो थकान तभी दूर हो सकता है जब आप विश्राम करेंगे। आप अगर थक गए हैं, चाहे मेंटली वर्क कर रहे हों या शारीरिक तौर पे कार्य कर रहे हों, अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपकी थकान नहीं जाएगी। लेकिन आप थोड़ी देर आराम कर लेंगे, तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। कार्य में परिवर्तन, अब जैसे आप जो कार्य कर के बोर हो गए हैं, तो आपको अपने कार्य में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे क्या होता है, जैसे हम एक ही खाना रोज़ खाएँगे तो ऊब जाएँगे, खाते रहें, एक ही खाना खाते रहें, हम ऊब जाएँगे। लेकिन जब हम अपने खाने में परिवर्तन कर देते हैं, तो बड़े चाव से उसे खाते हैं। तो वैसे कार्य में भी होता है, अगर कार्य आप एक ही कार्य किए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आप बोर हो जाएँगे। लेकिन अगर आप अपने कार्य में परिवर्तन कर देंगे, तो वो आपको अच्छा लगेगा। कार्य हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसमें परिवर्तन कर देंगे, जैसे आपके कमरे का कलर है या आपके
आपकी बेडशीट हुई, अगर एक ही बेडशीट आप बिछाते रहिए, बिछाते रहिए, बिछाते रहिए, आप ऊब जाएँगे। क्या आपके कमरे का कलर एक ही है तो आप उससे ऊब जाएँगे। तो इसीलिए क्या होता है, हम अपने कमरे का कलर, बेड का मतलब बेडशीट का कलर ये सब चेंज करते रहते हैं। इससे हमारे जो है मानसिक थकान दूर होती है, ठीक? कार्य के कौशल में विकास करना, मतलब आपके अपने कार्य कौशल में विकास करना है। जैसे कुछ प्रकार के थकान कार्य की प्रकृति द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। जब कार्यकर्ता के समक्ष उस कार्य को संपन्न करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती है, तब वह उस कार्य के प्रति थकान का अनुभव करने लगता है। जैसे जैसे खाना पकाने में या आंतरिक सज्जा में, सिलाई करने में, इन सब में कुशल प्राप्त अगर कोई नहीं है, तो यह कार्य पूर्ण तरीके से नहीं कर सकती। अगर उसमें कार्य कुशलता है, तो कोई गृहिणी है अगर वो इन सब कार्यों में दक्ष है, तो वो फटाफट कार्य कर लेगी, फटाफट खाना बना लेगी, आंतरिक सज्जा कर लेगी, सिलाई-कढ़ाई कर लेगी, इन सबको वो आराम से कर सकती है, ठीक? फिर आ जाता है उचित शारीरिक स्थिति। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उचित शारीरिक स्थिति में कार्य करने में से भी थकान दूर होता है। मतलब आप मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपकी वह स्थिति सही होनी चाहिए। मान लीजिए आप बैठ के ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप टेढ़ी तरह से बैठे हैं। आपको आधे 1 घंटे बैठना है तो आप थक जाएँगे, ठीक? अधिकांश जो होता है थकान व अनुभव ये मांसपेशियों और हड्डियों का जो है अनुचित उपयोग जब होता है इनका, टेढ़ा-मेढ़ा हम बैठे रहते हैं या किसी तरह से, तभी ये जो है हमें दर्द होता है। इसमें मतलब जो इसकी शारीरिक उचित स्थिति है, इसका सिद्धांत क्या है? इसके कई सिद्धांत हैं। जैसे क्या होता है कि शरीर के अंगों को एक पंक्ति में सीधा रखना। मतलब आप जैसे खड़े हैं और खड़े हैं आप, ये आपका सिंक हो गया, मान लीजिए आप सिंक के पास कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं एक सिंक यहाँ है, आप यहाँ खड़े, आप ऊपर हाथ करके कार्य कर रहे हैं। आपके हाथ के बराबर होना चाहिए, तभी वह जो है कार्य, मतलब तभी वो आपकी थकान को दूर करेगा। आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बर्तन धो रही हैं, तो आपको बड़े बर्तन धोने, छोटे बर्तन धोने, अगर आपको बर्तन कहीं एक बार यहाँ मारना है, फिर यहाँ मारना है, फिर यहाँ मारना है, उससे अच्छा है अगर आपको एक ही लय में ऐसे पोंछा मारना है, मान लीजिए आपको ऐसे पोंछा मारना है, तो कम थकान लगेगी। लेकिन आपको कहीं यहाँ मारना है, कहीं यहाँ मारना है, कभी यहाँ मारना है, तो इससे आपको ज़्यादा थकान होती है। मतलब क्या होता है कि आपको एक लय में कार्य करना होता है। तो शरीर व अ, ये मतलब शरीर के जो गुरुत्वाकर्षण होता है, शरीर हमारे गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से कार्य करे तो हमें आराम मिलता है। जैसे हमें सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ होती है, हमें ज़्यादा मेहनत लगता है। क्यों? क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करते हैं, ठीक? कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मतलब जो कार्य आप कर रहे हैं उसके प्रति उस व्यक्ति की रुचि उत्पन्न करना, जिससे उसकी थकान दूर हो। तो कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना थकान दूर करने के लिए सबसे कारगर होता है, ठीक? अब कुंठाजनित थकान को दूर करना, इसको कैसे, जैसे कुंठाजनित थकान को दूर करने का एक उपाय है कि कुंठा उत्पन्न होने वाले कारण को ढूँढा जाए। पहले देखा जाए कि आप ऐसा कौन-सा कार्य कर रहे हैं, जिससे आपको कुंठा उत्पन्न हो रही है, और फिर उसको दूर किया जाए। तो वो क्या हो जाता है, आपका कुंठाजनित थकान उससे दूर हो जाता है, ठीक? तो आज हमने क्या-क्या देखा? आज हमने देखा टाइम मैनेजमेंट, और आज हमने देखा क्या, एनर्जी मैनेजमेंट। तो एनर्जी मैनेजमेंट में आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है सिर्फ़ 2 चीज़ें, कि एक तो हो जाता है ये प्रयास वाला आपका, एनर्जी प्रयास, मतलब किस शक्ति प्रयास क्या होते हैं, ये 5 होते हैं। बाकी तो आप कर ही लेंगे, थकान वग़ैरह अगर थकान आ गया, या आपको उसमें याद रखना है शारीरिक थकान क्या होता है, ठीक? तो जो है शारीरिक थकान आपको याद रखना है, लेकिन आपको शक्ति प्रयास याद रखना है 5। फिर एक हो जाता है मानसिक प्रयास और शारीरिक प्रयास, चक्षु प्रयास, मोड़न प्रयास, पद प्रयास। ये 5 आपको याद रखना है। और आपको थकान में क्या याद रखना है, थकान में आपको 2 प्रकार की थकान याद रखना है, एक शारीरिक और मानसिक। थकान को दूर करने के उपाय भी याद रखने हैं, वो कौन-कौन से? वो हैं हमारे प्रेरणा की भूमिका, विश्राम काल, कार्य में परिवर्तन, कार्य में कौशल विकसित करना, उचित शारीरिक स्थिति, कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। बस यही इतना आपको याद रखना है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।